बिहार में अभी शराबबंदी हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अलग अलग शहरों और गांवों में शराब माफिया फैल चुके थे, जिन्हें कभी पुलिस वालों से छुपना पड़ता था तो कभी गांव वालों या शहर वालों से। इसी बीच पटना से नजदीक एक गांव भदेहरी अपनी शांत और साधारण जिंदगी के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के ठीक बाहर एक पुराना रास्ता था जिसे लोग चुड़ैल का रास्ता कहकर डरते थे। दिन ढलते ही उस पगडंडी पर अजीब सी ठंडक उतर आती थी और हवा ऐसे बहती थी कि जैसे कोई चुड़ैल फुसफुसा करके चेतावनी दे रही हो। हर घर में हर बुजुर्ग के पास उस रास्ते की कहानी थी। एक औरत सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ जो रात को बरगद के नीचे खड़ी मिलती है, जिसने भी आज तक उसे देखा उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी या फिर वो अगले दिन गायब मिलता था। इन बातों को सुन करके गांव में डर की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि कोई भी उस रास्ते से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव के स्कूल शिक्षक रमेश पांडे इन बातों को अंधविश्वास मानते थे और उनके लिए डर का मतलब अज्ञान था। वो इस अज्ञान को मिटाना चाहते थे। कई बार उन्होंने बच्चों को समझाया कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है, पर बच्चे भी अपने माता पिता से सुनी हुई कहानियों पर ही विश्वास करते थे। रमेश अक्सर सोचते थे कि इस इलाके में ऐसा क्या है जो लोगों को पागल बना रहा है, और फिर आखिरकार उन्होंने तय किया कि खुद ही वो उस गली में जा करके सच का पता लगाएंगे। एक रात खाना खाने के बाद वो टॉर्च उठाने लगे तो पत्नी सुनीता ने हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ था। आप क्यों जानबूझ करके मुसीबत बुला रहे हो रमेश जी? इतने लोगों ने देखा है उस औरत को जिसे लोग चुड़ैल कह रहे हैं। रमेश शांत आवाज में बोले, सुनीता, अगर मैं डर गया तो फिर बच्चों को क्या सिखाऊंगा? कोई भूत प्रेत नहीं होता है, मुझे इसके पीछे की सच्चाई लानी ही होगी। वो टॉर्च जला करके बाहर निकले और अकेले उस रास्ते की ओर चल पड़े। गांव की गलियां आज भी कुछ ज्यादा ही शांत थीं, जैसे सभी को ये पता था कि कुछ होने वाला है। कई लोग अपने घरों के बाहर खड़े उन्हें जाते देख रहे थे, पर किसी में इतनी भी साहस नहीं थी कि उन्हें रोक सके या उनके साथ चल दे। लोगों की नजरों में डर और संदेह दोनों थे। उस रास्ते पर पहुंच करके रमेश ने पहली बार उस जगह की खामोशी को महसूस किया। हवा में मिट्टी की गंध और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, ये सब सामान्य होने के बावजूद एक अनजानी बेचैनी पैदा कर रहा था। बरगद का पेड़ रास्ते के बीचों बीच खड़ा था, जैसे वो किसी गहरे राज का पहरेदार हो। रमेश धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके जूतों के नीचे सूखे पत्ते चरमराए और उसी क्षण उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई दूर से देख रहा हो। उन्होंने टॉर्च उठा करके सामने की ओर रोशनी डाली तो कुछ नहीं दिखा। वहां सिर्फ शाखाओं की परछाइयां थी। पर तभी टॉर्च की रोशनी बरगद के ठीक दाहिनी ओर एक आकृति पर पड़ी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत, लंबे खुले बाल, और उसके हाथ में भी टॉर्च थी जिसकी रोशनी अनियमित रूप से ऊपर नीचे हिल रही थी। रमेश का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और वो फुसफुसा कर बोले, कौन है आप? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ी। रमेश, रोशनी उसके चेहरे पर नहीं पड़ रही थी, जिससे वो और भयावह लग रही थी। अचानक ही उसने अपनी टॉर्च सीधे रमेश के चेहरे पर डाल दी और उस तेज चमक से रमेश की आंखें चौंधी आ गई और वो घबरा करके पीछे हटे। और तभी उस औरत ने मुड़ करके तेजी से बरगद के पीछे का हिस्सा पकड़ा और अंधेरे में गायब हो गई। रमेश तेजी से उसी दिशा में दौड़े। जैसे ही वो बरगद के पीछे पहुंचे, जमीन पर कुछ असामान्य दिखाई दिया। सूखी घास और झाड़ियों के बीच एक तंग मिट्टी का खोखला रास्ता, मानो किसी ने महीनों तक इसे इस्तेमाल किया हो। रमेश झुककर देखने लगे और तभी उनका पैर फिसल गया और वो उसी खोखले के मुहाने पर गिर पड़े। अंधेरे में वो संभल ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज आई, ठंडी, धीमी और बेहद पास से, ये रास्ता किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। रमेश ने मुड़कर देखा भी नहीं कि उनके सर पर पीछे से एक कठोर चोट पड़ी और वो वहीं पर बेहोश हो गए।
अगली सुबह जब गांव वाले उन्हें देखने पहुंचे तो गांव के ही दो लोग, रामाधार और लल्लू, कुछ और घबराए हुए थे। एक ने जोर से हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना चुड़ैल है, चुड़ैल। और इसके कहने पर बाकी के लोग भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। टूटी टॉर्च और रमेश की बेहोशी ने सबके डर को और भी पक्का कर दिया था। जब रमेश को होश आया तो वो कांपते हुए बोले, वो कोई चुड़ैल नहीं, अब भी आप लोग मेरी बात का भरोसा करो। रमेश ने ये कहा तो, लेकिन किसी ने भी उनकी बात का कोई भरोसा नहीं किया। लेकिन अब उनके होश में आने के बाद गांव में हलचल और भी बढ़ गई थी। लोग उनके आसपास जमा थे और हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा था। किसी ने चुड़ैल को उड़ते देखा था तो किसी ने उसकी रोने की आवाज सुनी थी, और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि ये चुड़ैल बच्चों की जान लेती है। रमेश इन सब बातों को खारिज कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में भी अब एक अनजाना डर और बेचैनी घर करने लगी थी। गांव में बेचैनी फैल चुकी थी। दिन में भी गांव वाले उस पगडंडी की ओर देखने से कतराते थे। अगले दिन प्रधान ने एक पंचायत बुलाई जिसमें रमेश भी शामिल हुए। गांव के बुजुर्गों ने साफ कहा कि किसी की बुरी आत्मा गांव में पल रही है, पर रमेश ने विरोध किया। ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है और ये जानना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। प्रधान ने भी रमेश की बात का समर्थन किया, लेकिन डर इतना गहरा बैठ चुका था कि ज्यादातर लोग रमेश की बात को नजरअंदाज कर गए। पंचायत में यह तय हुआ कि दो बहादुर जवान हरिपाल और शंभू रात में उस रास्ते की पहरेदारी करेंगे। दोनों मजबूत कदकाठी के थे और गांव में बेहद भरोसेमंद माने जाते थे। तय समय के अनुसार दोनों शाम के करीब 6 बजे उस गली में पहरा देने के लिए पहुंचे थे। हरिपाल और शंभू टॉर्च लेकर के बरगद के पास छिपकर बैठे थे। लगभग 1 घंटे तक सब शांत रहा। रात का अंधेरा और घना हो चुका था और दोनों को हल्की सी नींद भी आने लगी कि तभी दूर से किसी के चलने जैसी हल्की आवाज आई। हरिपाल ने फुसफुसा करके कहा, गांव में किसी को मत जगने देना, हम चल करके देखते हैं और आज इस चुड़ैल का खात्मा कर देंगे। दोनों टॉर्च बंद करके आवाज की दिशा में बढ़े। बरगद के ठीक पीछे पहुंच करके उन्होंने देखा कि सूखी घास हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे कोई रेंग करके उस खोखली सुरंग की तरफ जा रहा हो। शंभू ने हाथ बढ़ा करके झाड़ी हटाई, लेकिन अगले ही पल एक चीख अंधेरे में गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो शंभू की लाश झाड़ियों के पास पड़ी थी। उसके माथे पर चोट के गहरे निशान और चेहरे पर डर की ऐसी मुद्रा थी कि जैसे किसी इंसान को भी भयभीत करते। और हरिपाल का कोई पता नहीं था। बस जमीन पर संघर्ष के निशान और टूटी हुई टॉर्च पड़ी हुई थी। गांव में हड़कंप मच गया। सब चिल्लाने लगे कि चुड़ैल ने एक और मौत कर दी। मास्टर रमेश अपने अंदर का डर दबाते हुए उस जगह पर पहुंचे। उन्होंने पहली बार मौत को इतने पास से देखा था। शंभू की लाश देखकर के उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो झाड़ियों के पास झुक करके मिट्टी को ध्यान से देखने लगे। वहां पर पड़ी हुई परतदार मिट्टी पर किसी इंसान को घसीटे जाने के निशान थे, लेकिन उन निशानों का दिशा विवरण अजीब था। मिट्टी के निशान कभी गहरे कभी हल्के थे, जिससे ये लग रहा था कि कोई इंसान बेहद जल्दी जल्दी भागा हो। और एक जगह मिट्टी थोड़ी गहरी खुदी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी ने जल्दबाजी में सुरंग बंद करने की कोशिश की हो। रमेश ने गांठ बांध ली कि ये जरूर इंसानी काम है और बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया गया है। लेकिन गांव में रमेश की इस बात का कोई असर नहीं हुआ। शंभू की तो लाश मिल गई थी, लेकिन अब गांव वाले हरिपाल को तलाशने में लगे हुए थे। वहीं डर और भी ज्यादा बढ़ गया था कि लोग रात में लाइटें भी बंद नहीं किया करते थे और बच्चे डर के मारे सोते समय रोने लगते। शंभू की मौत ने गांव की रीढ़ हिला दी थी। हरिपाल को ढूंढने के लिए गांव वाले दिन भर जंगलों और खेतों में घूमते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। 3 दिनों तक हरिपाल का कोई पता नहीं चला। इसी बीच एक और हादसा हुआ जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। नदी के पास रहने वाला एक युवक फुल्लन
जो अपनी नाव से मछलियां पकड़ करके गांव में लाता था, रात के 2 बजे अचानक चीखता हुआ गांव में पहुंचा। उसके कपड़े मिट्टी और पानी में सने थे और सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो जोर जोर से सरपंच के घर के बाहर आवाज लगाने लगा और जब वहां लोग इकट्ठा हुए तो हड़बड़ाते हुए वो बोला, मैं नदी के किनारे जाल लगा रहा था, तभी मैंने पगडंडी की तरफ देखा। बरगद के पेड़ के पास कोई बैठा हुआ था सफ़ेद कपड़े में। मैंने टॉर्च मारी तो उसने सीधा मेरी तरफ छलांग लगा दी। अब तक और भी लोग उसके आसपास इकट्ठा हो चुके थे, पर अचानक उसकी नज़र रमेश पर गई। मास्टर, उस औरत के हाथ में भी टॉर्च थी, बिल्कुल आपके जैसी, और वो लगता है कि आपको ही ढूंढ रही थी। मैं छुप करके वहां से भाग आया था। उसका इतना कहना था कि गांव में मौतम जैसा माहौल फैल गया। अब पहली बार रमेश ने महसूस किया कि शायद इन सब में उनका भी कोई संबंध है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा। अब गांव में एक बात फैल चुकी थी कि चुड़ैल इंसानों को चुन चुन करके मार रही है, और अब अगला शिकार कौन होगा ये सोच करके गांव के लोग कांपने लगे थे। तो जहां एक तरफ गांव वाले डर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रमेश ने ठान ली थी कि वो इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगा करके ही रहेंगे। अगर ये सच में चुड़ैल है तो क्या चाहती है, और अगर ये किसी इंसान का काम है तो इसके पीछे का क्या मकसद है। वहीं गांव में अब दिन भर लोग एक दूसरे से फुसफुसाते रहते और रात में कोई भी घर से बाहर कदम नहीं रखता था। बरगद के पेड़ वाला रास्ता अब एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे लेते ही सूना सा डर लोगों की आंखों में उतर आता था। रमेश पांडे को भीतर ही भीतर एक अपराध बोध खाए जा रहा था। यदि उन्होंने उस रात सत्य जानने की कोशिश नहीं की होती तो शायद किसी की जान नहीं जाती। पर यह भी सच था कि अब यह मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं रह गया था। 2 मौतें हो चुकी थी, एक युवक गायब था और गांव धीरे धीरे पागलपन के किनारे पर पहुंच रहा था। इन्हीं दिनों रमेश की छोटी बेटी ने एक ऐसी बात कही जिसने रमेश को कुछ सोचने पर मजबूर किया। वो बोली, पापा, माँ कह रही थी कि बरगद वाले रास्ते पर कोई रोता है, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई दर्द में हो। रमेश ने तुरंत सुनीता से पूछा। सुनीता आंसू रोकते हुए बोली, मुझे पता नहीं वो सब क्या है, पर 2 रातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे घर के पास हमारे पीछे मंडरा रहा है, और मुझे डर लग रहा है रमेश जी कि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। रमेश ने कुछ कह करके सुनीता को चुप करा दिया, और रमेश को ये लगता है कि ये अंधविश्वास नहीं बल्कि बढ़ता हुआ मानसिक तनाव है। मौतों और अफवाहों ने गांव की हवा को और भी जहरीला कर दिया था, लेकिन सुनीता की ये बात एक संकेत थी कि कोई उन्हें देख रहा है। शायद रमेश की खोज अब किसी को खटक रही थी। उसी शाम हरिपाल की लाश नदी के किनारे मिली। उसके कपड़ों पर कीचड़ था और चेहरे पर वही खौफ, वही गहरी चोटें। उसके पास पड़ी हुई महिलाओं की चप्पल ने रमेश के दिमाग में एक चिंगारी पैदा कर दी। पिछले कई दिनों से वो जिस चुड़ैल को देखता आया था वो हमेशा सफ़ेद कपड़े और टॉर्च में दिखती थी, लेकिन लोगों के मुताबिक वो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाती थी, जैसे भागने की आदत ना हो। ये सब किसी बहुत ही अभ्यासहीन या मजबूर व्यक्ति का तरीका लग रहा था। रमेश ने तय किया कि अब इस रहस्य को खत्म करना ही होगा। डर की इस परत को चीरना होगा। बरगद वाले रास्ते पर अब डर नहीं, सच्चाई की जरूरत थी। उसी रात रमेश अकेले उस रास्ते की ओर निकल पड़े। गांव वाले उन्हें रोकते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। अपनी टॉर्च भी जानबूझ करके बंद रखी ताकि उन्हें दूर से कोई आवाज या हलचल साफ सुनाई दे सके। रात काली और भारी थी, हवा में एक अजीब ठंडक तैर रही थी। बरगद के पास पहुंच करके रमेश धीरे धीरे किनारे की झाड़ी में छुप गए। वो चुपचाप सांस रोके इंतजार कर रहे थे। लगभग
आधी रात होने को थी, तभी अचानक से उन्हें झिलमिलाती हुई रोशनी दिखाई दी। वही हिलती हुई टॉर्च, वही सफेद कपड़े की हल्की चमक। वही है, रमेश खुद से फुसफुसाए। इस बार वो चुड़ैल पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, पूरी चाल में थकान थी और हाथ में छोटी सी थैली भी थी जिसे वो बेहद संभाल करके पकड़े हुए थी। वो बार बार पीछे मुड़ करके देखती, मानो उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। रमेश ने धीमे कदमों से उसका पीछा किया। वो बरगद के पीछे पहुंची और नीचे झुक करके सुरंग में कुछ छुपाने लगी। तभी रमेश ने हिम्मत जुटा करके उसका हाथ पकड़ लिया। वो औरत जोर से चीखी और अगले ही पल ऐसा लगा कि जैसे रमेश के शरीर में जोर का करंट दौड़ गया हो और रमेश अगले ही पल वहीं जमीन पर चित हो गए। बेहोश होने से पहले उनकी आंखों के सामने एक बहुत ही जोरों की बिजली चमकी थी। वहीं रात भर रमेश की पत्नी और बेटी उनका घर पर इंतजार कर रहे थे। सुबह 4 बजे तक जब रमेश घर नहीं पहुंचे तो पत्नी सुनीता मुखिया के घर पर पहुंच गई और मुखिया को सारा वाकया बताया। पहले तो वो बहुत गुस्सा हुए कि जब पता है कि वहां चुड़ैल है तो क्या जरूरत थी ब्योमकेश बख्शी बनने की। सभी इस बात से डर रहे थे कि कहीं मास्टर रमेश के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। मुखिया ने गांव के 2-4 बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और भोर की पहली किरण के साथ ही उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। तो उन्होंने वहां पर देखा कि रमेश की लाश ठीक बरगद के नीचे पड़ी हुई थी। इस बार चुड़ैल ने रमेश के चेहरे पर अपने नुकीले पंजों से वार किया था। रमेश को जमीन पर पड़ा हुआ देख करके सुनीता और उनकी बेटी जोर जोर से रोने लगी और वहीं अब गांव वाले इस बात का भरोसा कर चुके थे कि सच में इस पेड़ में चुड़ैल है, क्योंकि रमेश ही एक ऐसा इंसान था जो भूत प्रेत नहीं मानता था और आज वो ही उस चुड़ैल का शिकार हो गया था। लेकिन क्या सच में रमेश को चुड़ैल नहीं मारा था या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? और हाँ, इस कहानी के शुरुआत में मैंने शराबबंदी की बात क्यों की थी? अगर आपको इस कहानी का दूसरा भाग भी सुनना है और उस चुड़ैल की सच्चाई जाननी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि इस कहानी का दूसरा भाग इसी चैनल में आने वाला है। चलता हूँ, धन्यवाद।